गुड इवनिंग बच्चों। तो अब हम क्लास में फर्दर की पॉइंट स्टडी करेंगे, जो आगे के की पॉइंट्स है वो स्टडी करेंगे। तो बच्चों NO2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये हम क्रायो सर्जरी में यूज करते हैं। और क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी। यानी कि बच्चों क्रायो सर्जरी में हम कोल्ड की हेल्प से, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की हेल्प से हम कुछ कैंसरस सेल को किल करते हैं, और जो डैमेज्ड टिश्यू होता है उसको भी हम रिमूव करते हैं। ठीक है। अब बच्चों बात है कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम बच्चों क्या क्या करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में हम बच्चों सर्जरी भी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं। अब बच्चों बात है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होता है ड्रग्स के थ्रू अपने कैंसर ठीक करें। रेडियोथेरेपी होता है बच्चों कि हम रेडिएशन के थ्रू कैंसर ठीक करें। सर्जरी होता है बच्चों सर्जरी। ठीक है, इनके थ्रू हम कैंसर ठीक कर सकते हैं। अब बच्चों बात है रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी होती है दो तरह की। एक तो होती है रेडियोथेरेपी इंटरनल, एक होती है रेडियोथेरेपी एक्सटर्नल। जो इंटरनल रेडियोथेरेपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर हम कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल इम्प्लांट करते हैं। फिर वो मतलब कि अंदर, बॉडी के अंदर ही रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, और बॉडी के अंदर ही जो सेल्स है वो किल होती रहती है। इसमें बाहर का कोई लेना देना नहीं है। अपनी बॉडी के अंदर कोई ऐसे छोटा छोटा, मतलब छोटा सा रेडियो एक्टिव इम्प्लांट जो है बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है। और इसे हम इंटरनल रेडियोथेरेपी बोलते हैं। और एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी क्या होता है? एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी होता है बच्चों कि हमने जो रेडिएशंस है वो हमने बाहर से देनी है। हमने क्या करना है, जो रेडिएशंस जो है वो हमने क्या करनी है, बाहर से देनी है, अंदर से नहीं देनी, हमने बाहर से रेडिएशन देनी है। ठीक है। इंटरनल रेडियोथेरेपी को बच्चों एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रैकी थेरेपी। क्या नाम देते हैं बच्चों? नाम देते हैं ब्रैकी थेरेपी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील होता है बच्चों जो स्क्रोटम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर बच्चों टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्रोटम के अंदर अगर फ्लूइड कलेक्शन हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील होता है फ्लूइड का कलेक्शन होना स्क्रोटम के अंदर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों फिस्टूला। फिस्टूला क्या होता है? फिस्टूला होता है बच्चों, फिस्टुला जो है वो ब्लैडर के अंदर और वेजाइना और ब्लैडर के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे? वेजाइनल फिस्टुला। फिस्टुला होता है बच्चों एबनॉर्मल ओपनिंग होना। एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना भी, वो ओपनिंग होनी नहीं चाहिए थी, ना ही वो ओपनिंग हमने की है, वो ओपनिंग खुद ब खुद हो गई और वो ओपनिंग सही नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिस्टुला। ठीक है। अब जैसे बच्चों ये सुनो मेरी बात, ओक फिस्टुला होना मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग होना वेजाइना में और ब्लैडर के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे? वेजाइनल फिस्टुला बोलेंगे। अब बच्चों इसमें क्या होगा, यूरिन जो है ना वो वेजाइना से भी पास होगा, ब्लैडर से तो होगा ही होगा, वेजाइना से भी पास होगा। अब ये तो बच्चों, ये तो है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वेसिको वर्ड जो है वो हम ब्लैडर के लिए यूज करते हैं, ये है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है। ब्लैडर में और वेजाइना के बीच में बच्चों क्या हो गया? एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई। तो जो बात यूरिन है बच्चों वो वेजाइना से भी आएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया ब्लैडर से। वैसे ही रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला भी होता है, उसमें स्टूल जो होता है वो वेजाइना से पास आउट होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे स्टूल किससे पास आउट होता है? वेजाइना से भी पास आउट हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम अगर आगे की बात करते हैं तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ये वाला, कहाँ गए बच्चों, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज यूज्ड इन पल्सलेस पेशेंट हाईएस्ट एनर्जी वेस्ट 360 जूल। तो बच्चों इस पॉइंट का मतलब है ये, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हेलो, हेलो। हाँ, उनके औरों के नाम बताना, मैं उनके नाम पूछ रही थी औरों के। एक तो वीरपाल अत्तर सिंह थी, और कौन सी है बताना। हेलो, लिख दी वीर उसकी, मनप्रीत अत्तर सिंह तो बता दी, और बताओ।
दो कौन सी है बताओ, नाम दो उनके। वीना देवी और रिचा कुमारी। ठीक है ठीक है। ये हाई रिस्क वगैरह है क्या? दोनों ही? ठीक है वो मतलब, ठीक है फिर मैं आपको दे देती हूँ डेटा। कोई डाउट है बच्चों आपको इसमें? सुनो मेरी बात है, ये जो पॉइंट है ना 360 जूल, इसके लिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। किसी का बच्चों हार्ट फेल हो जाता है, या फिर किसी को कोई मतलब रेस कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों क्या करते हैं हम ना उसको ऐसे, वो मतलब कि डिफिब्रिलेटर से ऐसे ना, मतलब उसको ऐसे झटके से प्रोड्यूस करवाते हैं डिफिब्रिलेटर से। ठीक है, अब बच्चों हम डिफिब्रिलेटर से ये करते हैं, मतलब उसको करंट प्रोड्यूस करवाते हैं उसकी बॉडी के अंदर। तो हम सबसे पहले तो देते हैं 200 जूल। ठीक हो जाए 200 जूल हम करंट देंगे। ठीक है, 200 जूल जो है पर्सन के अंदर हम मतलब कि एनर्जी इम्प्लांट करेंगे उस डिफिब्रिलेटर के थ्रू। रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे आप सबके? सुन नहीं रहा, दिख नहीं रहा आज आपको, क्या हुआ? एक आधा मैसेज तो कोई करो ताकि मेरे को पता लगे भी आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम डिफिब्रिलेटर के थ्रू, अब आई है ना? हाँ वो मैंने काटी थी 1 मिनट के लिए, मैंने बोला भी था 1 मिनट रुको बच्चों। तो मैं ये कह रही हूँ, डिफिब्रिलेटर के थ्रू बच्चों हम क्या करते हैं, सामने वाले पेशेंट में एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हम देंगे 200 जूल। ठीक है, 200 जूल के बाद में देंगे हम 300 जूल, और जो हम लास्ट में मूव करते हैं वो कितने मूव करते हैं हम? 360 जूल मूव करते हैं। ठीक है, एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है ना वो जूल होती है। सबसे पहले हम देंगे 200, 200 से 300, 300 से फिर हम 360 जूल उसको पेशेंट को एनर्जी देंगे। हाँ जी, ओके पिंकी, स्नेहा, संदीप, शुक्र आप सबके मैसेज आए। अच्छा लगा मेरे को मैसेज आए, तो मुझे ये हुआ कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है राइनाइटिस। क्या होता है राइनाइटिस? होता है नोज की इन्फ्लामेशन होना। क्या होना? नोज की इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, नेक्स्ट है कोलैप्स ऑफ लंग्स को हम क्या बोलते हैं? कोलैप्स ऑफ लंग्स को हम बोलते हैं एटलैक्टेसिस। क्या बोलते हैं? एटलैक्टेसिस बोलते हैं कोलैप्स ऑफ लंग्स को। सुनो मेरी बात, एटलैक्टेसिस होता है बच्चों आपस में चिपकना, मतलब दो, जैसे मान के चलो एक गुब्बारा है फुला हुआ, आपने उसकी हवा निकाल दी तो वो आपस में चिपक जाएगा। उस चिपकने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोलैप्स बोलते हैं। उस चिपकने को बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोलैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लंग्स में अगर पस जनरेट हो जाती है ना, पस जनरेट अगर लंग्स में हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? लंग एब्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लंग एब्सेस बोलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है डोट्स थेरेपी। जो टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है ना, जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं डोट्स थेरेपी। डोट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, इसमें इंटेंसिव फेस होता है, कंटिन्यूस फेस होता है, और कुछ नहीं है, ये इसी टाइप से ही ये है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और आपसे ज्यादा पूछेंगे नहीं। डोट्स जो है वो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सिर्फ आपको इतना ही भी पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई भी चक्कर नहीं है सीएचओ में, और कुछ नहीं पूछा जा सकता इसके अलावा। ठीक है, इसके बाद में है बच्चों, ये जो जोन्स क्राइटेरिया है ये किस में यूज करते हैं? हम रिमेटिक फीवर के डायग्नोज में यूज करते हैं। जो जोन्स क्राइटेरिया है बच्चों वो किस में यूज करते हैं? हम रूमेटिक फीवर के डायग्नोज में यूज करते हैं। अब ये जो रूमेटिक फीवर होता है बच्चों, ये क्या होता है? रूमेटिक फीवर बच्चों एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, उसकी वजह से होता है। बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से क्या होता है? रूमेटिक फीवर होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों रिमेटिक फीवर जो है ना, ये किस, देखो सुनो मेरी बात है, सबसे पहले ना गले का इन्फेक्शन होता है। गले का इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। अब हमने उसको ठीक नहीं किया तो वो जो मतलब जो स्टोर थ्रोट का इन्फेक्शन था ना वो हार्ट तक मूव कर जाता है, हार्ट तक, ब्लड वेसल तक, जॉइंट्स तक। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर किसकी वजह से होता है बच्चों?
स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थ्रोट इन्फेक्शन कोज करता है। वो थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होता है तो क्या बन जाता है बच्चों, आगे जाके रूमेटिक फीवर बन जाता है। रूमेटिक फीवर में हार्ट, ब्लड वेसल्स और जॉइंट्स ये सारे के सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूमेटिक फीवर जो है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये क्या है बच्चों, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब बच्चों आपको पता है, बताओगे मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? हाँ, अपनी खुद का ही इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को मार देता है। अपनी इम्यूनिटी ही अपनी अपनी जो इम्यूनिटी है ना, ताकत है दूसरों के सामने लड़ने के लिए, अपनी बॉडी क्या करेगी, वो ताकत खुद को ही डिजेनरेट कर देगी। ठीक है, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही बात है। ठीक है। और बच्चों अब बात आती है ये जोन्स क्राइटेरिया की। तो ये जो जोन्स क्राइटेरिया है ना, इसने दो क्राइटेरिया बना दिए, एक तो माइनर क्राइटेरिया, एक बना दिया मेजर क्राइटेरिया। तो जो मेजर क्राइटेरिया है ना, मतलब मेजर और माइनर, ये कुछ इस टाइप से है, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मेजर क्राइटेरिया है ना, उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी, जैसे मान के चलो जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट हो गए, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई मायोकार्डियल मायोकार्डाइटिस हो गया, कुछ पूरे शरीर पे रेडनेस हो गई, कुछ ऐसा होना। और माइनर में क्या आएगा, अपनी ईएसआर लेवल बढ़ गया, अपने जॉइंट में पेन हो रहा है, सिर्फ सीआरपी बढ़ गई, फीवर बढ़ गई, ये सब बातें हैं माइनर क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है, ये होता है बच्चों जोन्स क्राइटेरिया। भी जोन्स क्राइटेरिया जो है वो हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं रूमेटिक फीवर के। ठीक है, और कुछ नहीं है। रूमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें और किस वजह से होती है, ये स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से। और इसमें हमने क्या देखा रूमेटिक फीवर के अंदर, रूमेटिक फीवर में जॉइंट्स, ब्लड वेसल, ये जो सब है, इनको ऑटो इम्यून अटैक करती है अपनी बॉडी। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फ्लूइड जो है वो पेरिकार्डियम में एक्यूमुलेट हो जाता है, अगर फ्लूइड जो है वो पेरिकार्डियम में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेड। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेड। कार्डियक टेम्पोनेड होता है बच्चों, जो हार्ट के बाहर जो लेयर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और जो लंग्स के बाहर जो लेयर थी, उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो बच्चों पेरिकार्डियम होता है कि उसमें फ्लूइड जमा हो जाना पेरिकार्डियम में, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। अभी दिल की जो बाहर की कवरिंग है उसके अंदर पानी भर जाता है, उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है, जिसको हेपेटाइटिस सी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी, कैट वाला सी हो जाता है। सी और ई की साउंड सिमिलर सी आती है ना, इसीलिए मैंने हेपेटाइटिस सी हो जाता है ना जिसको, उस बच्चे, उस पर्सन को ना बच्चों, हमें हमेशा जिंदगी भर के लिए उसको लीवर की बीमारी रहेगी ही रहेगी, ये कभी ठीक नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में ये ठीक होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो क्रोनिक लीवर डिजीज है ना, क्रोनिक लीवर डिजीज वो हेपेटाइटिस सी में होती है। अभी जिसको हेपेटाइटिस सी हो गया है ना, उस बंदे को ये हमें देखने को मिलेगा, क्रोनिक लीवर डिजीज। ठीक है। अब बच्चों बात आती है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है। कुश, खुश, कुश और खुश जुड़े हुए से नाम लग रहे हैं ना, ये लोग खुश होते हैं। खुश क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल होता है। क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल होता है। कुशिंग सिंड्रोम जो है ये एक एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी है। किसकी बीमारी है, एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी है, जिसमें बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा बच्चों, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल इन ब्लड, in which high level of
कोर्टिसोल इन ब्लड, हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है कि बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल प्रोड्यूस किया है अपनी एड्रिनल ग्लैंड ने। कोर्टिसोल कौन बनाता है बच्चों? कोर्टिसोल बनाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके ना बच्चों कुछ सिम्टम्स होते हैं इस कुशिंग सिंड्रोम के। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के ना बच्चों कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। देखो बच्चों, एक तो ये जो इनका मुंह कैसा होता है, चांद जैसा मुखड़ा मुखड़ा होता है इनका। ठीक है, चांद वाला मुखड़ा लेके चल लो ना बाजार में। सुना है ये गाना? मैंने तो सुना है, इंस्टाग्राम पे रील्स आती है। ठीक है, इनका फेस जो होता है ना वो ऐसे चांद जैसा हो जाता है, मोटा मोटा सा। समझ रहे हो मोटा क्यों होता है बच्चों? इनके मुंह के ऊपर फैट आ जाता है, इनकी गर्दन पे फैट आ जाता है, इनके शोल्डर्स में फैट आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात बच्चों, जो अपनी बैक है, ये जो गुद्दी है, मतलब नेक के जो नीचे वाला रीजन है बच्चों, इसमें क्या होएगा, फैट आ जाएगा। तो जैसे भैंस जो होती है, भैंस के ऐसे नहीं होता है, ऐसे पीछे एक मोटा सा होता है, ऐसे हम्प सा होता है, बफेलो हम्प। वैसा ही बफेलो हम्प हमें इस पर्सन में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हमें बफेलो हम्प देखने को मिलेगा। बफेलो हम्प देखने को मिलेगा। इसकी स्किन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है। इस वजह से इसको चोट जो लग जाती है ना तो बहुत जल्दी से खून आ जाता है। मतलब पतली सी स्किन है, थोड़ी सी ऐसे रगड़ क्या लगी उसको तो वैसे मतलब कि वो, समझ गए हो आप, बहुत जल्दी वो मतलब रगड़क उसको लगेगी और बहुत जल्दी उसको इंजरी हो जाएगी। स्किन जो है इसकी थिन है। ठीक है, इसका जो पेट होता है ना, पेट पेट लटका हुआ होता है। वैसे लटका हुआ पेट तो मोटे लोगों का होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा भी है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं है, मंजूर है हमें। पेंडुलस एब्डोमन, हुमन लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, पेंडुलस एब्डोमन, लटका हुआ सा पेट होता है। ठीक है, इनके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो बच्चों स्ट्रेच मार्क्स का ना कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स बच्चों क्यों हुए हैं, एकदम आसान सी मैं आपको बात बताती हूँ। स्ट्रेच मार्क्स इसलिए है क्योंकि उसका पेट जो है बढ़ा हुआ है, पेट में भी बहुत ज्यादा फैट है, क्योंकि इसको सेंट्रल ओबेसिटी होती है। कमर और पेट तो होते हैं मोटे, कमर पेट शोल्डर ये सब तो होते हैं इसके मोटे, और जो हाथ और पैर है वो होते हैं इसके पतले। अब सुनो मेरी बात, ज्यादा फैट है तो स्ट्रेच हो जाती है, स्किन स्ट्रेच होगी तो ऑफ कोर्स स्ट्रेच मार्क से दिखेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और अगर कोई मेल है ना तो मेल की ब्रिस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है, और भाई ये बोलेगा मेरे तो तेजाब बनती है, इसको एसिड की प्रॉब्लम रहेगी ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसकी बॉडी में एडेमा रहेगा। क्या रहेगा? एडेमा रहेगा। उस एडेमा की वजह से इसका फेस कैसे है, चांद जैसा है। ठीक है, ये है बच्चों कुशिंग सिंड्रोम। इस कुशिंग सिंड्रोम में क्या है बच्चों, हाई लेवल ऑफ, अच्छा सुना है क्या आपने? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। ये है बच्चों कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है बच्चों, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल है। वैसे ही एक डिजीज होती है बच्चों, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, लो कोर्टिसोल होता है। एडिसन्स डिजीज वाले बोलते हैं कि भाई हमें कुछ ऐड कर दो, थोड़ा कोर्टिसोल और ऐड कर दो, क्योंकि इनके पास कोर्टिसोल की कमी है। एडिसन्स डिजीज, इसमें क्या होता है, लो कोर्टिसोल होता है। ठीक है, क्या होता है, लो कोर्टिसोल होता है। ठीक है, और इन लोगों में क्या होता है बच्चों, इन लोगों का ना बीपी कम देखने को मिलता है, एडिसन्स डिजीज वालों का। सुनो मेरी बात, मैं आपको सारा बात बता देती हूँ। एडिसन्स डिजीज वालों का बच्चों लो बीपी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लो बीपी देखने को मिलेगा। ये बेचारे कमजोर से होंगे। ठीक है, इन लोगों का वेट लॉस देखने को मिलेगा, उनके अपोजिट अपोजिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन लोगों का शुगर लेवल भी कम होगा। क्या होगा? शुगर लेवल भी इन लोगों का कम होगा। ठीक है, डायरिया रहेगा इनको, डायरिया और वोमिट रहेगा। ठीक है, ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा एडिसन्स डिजीज में। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, रूल ऑफ 9 इज यूज्ड इन बर्न टोटल बॉडी सरफेस एरिया। बच्चों ये जो रूल ऑफ 9 होता है ना, ये हमें किस में यूज करते हैं, हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया को
भी कितना एरिया जो है वो हमारा जला है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रूल ऑफ नाइन यूज करते हैं। ठीक है, ये बात है। अब बच्चों इस रूल ऑफ नाइन के बारे में ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि रूल ऑफ नाइन होता क्या है। रूल ऑफ नाइन होता है बच्चों, किसी की बॉडी जल गई है ना, तो हम ये निकालते हैं अभी कितनी टोटल बॉडी सरफेस एरिया उसका कितना बर्न हो चुका है। ठीक है, सुनो मेरी बात है, तो इसमें ये है जो अपनी पूरी की पूरी गर्दन है और अपना पूरा का पूरा सिर, एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी, कितना परसेंट कवर करता है, 9% कवर करता है, इसीलिए हम इसे रूल ऑफ नाइन बोलते हैं। सुनो मेरी बात, पूरा सिर, गर्दन, सिर आगे का, सिर पीछे का, ये सारा 9%, पूरा का पूरा राइट आर्म, पूरा का पूरा राइट आर्म 9% कवर करेगा, आगे से भी पीछे से भी, और पूरा का पूरा लेफ्ट आर्म भी 9% कवर करेगा। ठीक है, और जो बच्चों ग्रोन एरिया है, मीन्स की जो प्राइवेट पार्ट है, वो सिर्फ 1% कवर करता है। पूरा का पूरा राइट लेग कवर करेगा 18%, पूरा का पूरा लेफ्ट लेग कवर करेगा 18%, भी अपने हाथ जितने हैं उससे डबल अपने पैर हैं, तो हाथ, अपने जो हाथ हो गए वो तो हो गए 9-9% दोनों, और जो लेग्स है वो 18-18% हो जाएंगे। और जो पूरी की पूरी हमारी ट्रंक है ना, वो कितने परसेंट कवर करती है, 36% कवर करती है। ठीक है, 36% कवर करती है। देखो बच्चों दोबारा बता रही हूँ, भी 9% जो है ना, 9% तो जैसे हमारा एंटायर हेड एंड नेक करता है, हेड नेक करता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पूरा का पूरा राइट आर्म जो है ना, मतलब सारा का सारा राइट आर्म आगे से पीछे से, ये कितना कवर करेगा, 9%। लेफ्ट भी कितना परसेंट कवर करेगा, 9। अब अपने बात करेंगे लेग की, लेग कितना परसेंट कवर करेगा, लेग जैसे राइट है तो राइट भी 18% कवर करेगा, और लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट लेग भी कितना कवर करेगा, लेफ्ट लेग भी 18% कवर करेगा। और अपनी पूरी की पूरी ट्रंक, मतलब पेट हो गया, और अपनी गर्दन, ये गर्दन क्या बच्चों क्या होती है, कमर, कमर भाई पेट 9% कवर करेगा, गर्दन भी 9%, इस टाइप से जैसे मान के चलो, पेट जो टोटल एंटायर ट्रंक कितनी होती है, 36% होती है, 36, कितनी होती है, 36 एंटायर ट्रंक। मतलब लोअर बैक जो होती है वो भी 9%, अपर बैक भी 9%, अपर फ्रंट भी 9%, लोअर फ्रंट भी 9%, एंटायर जो है ट्रंक हमारी 36% कवर करती है। ठीक है, और जो हमारा प्राइवेट पार्ट है वो सिर्फ 1% कवर करता है। अब कोई पर्सन आया है, उसका मान के चलो उसकी भाई पूरा का पूरा सिर और उसकी गर्दन जल गई है, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि उसका टीवीएस से कितना है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है, तो बच्चों आप मेरे को क्या बताओगे, जल्दी बता दो, बताओ। क्वेश्चन मैं ये बोल रही हूँ बच्चों कि मैंने सिर्फ इतनी बोली है अभी, पर्सन की पूरी गर्दन जल गई है और पूरा का पूरा उसका सिर जल गया है। गर्दन और सिर पूरा एंटायर जो है, हेड और नेक दोनों मिला के 9% कवर करते हैं, आप 18 क्यों लिख रहे हो। कि भाई एक पेशेंट आया है, भाई उसका क्या हुआ है, फेस जल गया है, उसका सिर जल गया है, उसकी गर्दन जल गई है, जो एंटायर जो है ना वो 9% कवर करता है। दोबारा बता रही हूँ बच्चों, जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, गर्दन से ऊपर ऊपर का, मतलब कि जहां से अपने टॉप का गला होता है ना, उससे ऊपर ऊपर का सारा पार्ट जो है वो 9% है। हमें सिर, बाल, गर्दन इनसे कोई मतलब नहीं है, टोटल ही 9 है। और जो हमारे दोनों हाथ है, चाहे हाथ के आगे की साइड हो, पीछे की साइड हो, ये कोहनी हो, चाहे रिस्ट हो, उंगलियां हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, टोटल ही 9% है। जो लेग्स है दोनों टोटल ही 18-18% है। ट्रंक हमारी 36 है, प्राइवेट पार्ट 1% है। अब एक पेशेंट है, उसका पूरा का पूरा राइट लेग जल गया है, तो बताओ कितने परसेंट उसका बर्न हुआ है, बताओ। पूरा का पूरा राइट लेग जल गया है, उसका कितने परसेंट बर्न हुआ है, बताओ।
हाँ 18 बच्चों, आपने एकदम सही बोला। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, एक्वस ह्यूमर। अपने आंख के अंदर बच्चों जो पानी होता है ना, उसको हम क्या बोल, आंख के अंदर, आंसू नहीं, आंख के अंदर वाला पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब ये एक्वस ह्यूमर कौन बनाता है, कौन इसको बाहर निकालता है, मतलब कौन इसको आंख में डालता है एक्वस ह्यूमर को, वो करती है बच्चों, अपनी आंख के अंदर एक पार्ट होता है सिलियरी बॉडी। जो सिलियरी बॉडी है ना बच्चों, जो सिलियरी बॉडी है, वो सिलियरी बॉडी बच्चों क्या करती है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती है। एक्वस ह्यूमर जो है प्रोडक्शन और सिक्रेशन कौन करता है, सिलियरी बॉडी करती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों, जब आरबीसी टूटते हैं ना, तो उनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, बिलीरुबिन। जब कभी भी आरबीसी टूटेंगे तो उसके लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। कि भाई बहुत सारे आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर टूट रहे हैं, तो आरबीसी टूट के क्या बनाएंगे, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन जो है ना बच्चों, ये येलो से कलर का होता है। तो अपना जो स्टूल है और अपना जो यूरिन है वो कैसे कलर का होता है, येलो, ब्राउनिश येलो सा होता है। ठीक है। ये है। तो बच्चों कोई डाउट है अब तक जितना बताया उसमें। ओके ओके ठीक है, प्रियंका, अंकिता, प्रियंका, अनुजा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है बच्चों, ब्रेन की ना बाहर की जो लेयर होती है उसको मेनिंजिस बोलते हैं। जब उस मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो अपना सीएसएफ प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जब मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन होती है तो सीएसएफ प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों टेस्टिस। टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओरचाइटिस बोलते हैं। अगर बच्चों ओवेरी की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ओवेरी की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर ओवेरी की इन्फ्लेमेशन हो जाए बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उफराइटिस। उफराइटिस बोलते हैं ओवेरी की इन्फ्लेमेशन को। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बच्चों ऐसी बीमारी है, मतलब कि इसको अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए ना तो इसका ब्लड नहीं रुकता है। हीमोफीलिया में ये किसको थी बच्चों, क्वीन विक्टोरिया जो थी ना, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी। किस में थी ये, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफीलिया थी। कि भाई अगर इनको थोड़ी सी भी चोट लग गई है तो अपने क्या होता है, थोड़ी सी चोट लगते ही कि हाँ भाई थोड़ा सा ब्लड आया, फिर हमारे खुद से ही वो ऐसे ऊपर खरूंड सा आ जाता है ना, ऐसे मतलब कि ऐसे परत सी आ जाती है। ठीक है। हमारे तो होता है ये, पर ये जो जिनको हीमोफीलिया होता है ना बच्चों, उनको ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती है। और ये जो हीमोफीलिया होता है ना, इसकी कैरियर कौन होती है, इसकी कैरियर होती है वुमेन। मतलब कि जिस जो इनकी हीमोफीलिया के परिवार में जो वुमेन पैदा हो गई है ना, वो वुमेन कैरियर मिलेगी। मतलब उस वुमेन को ये बीमारी नहीं होगी, पर वो वुमेन दूसरों को ये बीमारी कर सकती है, उसे हम बोलते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब होता है बच्चों, इसके खुद में सिम्टम शो नहीं होते हैं, पर इसमें बीमारी होती है, वो जो डिजीज है वो दूसरे में ये कोज कर सकता है। ठीक है। वुमेन इज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में भी हमें ये देखने को मिला है।
नेक्स्ट है बच्चों स्कैबीज। स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक स्किन डिसऑर्डर है। स्कैबीज इज ए स्किन डिसऑर्डर। ठीक है। स्कैबीज क्या होता है बच्चों? पूरे के पूरे शरीर पे खाज आने लग जाएगी और ऐसे लाल लाल से निशान हो जाएंगे, मतलब ये खारिश वाली बीमारी है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कैबीज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा जो है वो एक स्किन का कैंसर है। कपोसी सार्कोमा किसका कैंसर है? स्किन का कैंसर है। और जो विलम्स ट्यूमर है, विलम्स ट्यूमर, ये किसका कैंसर था बच्चों? किडनी का कैंसर था ये विलम्स ट्यूमर। ठीक है। ये बात है बच्चों। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है, हाँ अरे वाह, पाँव किडनी। पाँव का कैंसर कौन सा था? पाँव क्यों लिखा है आपने? इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है ग्लासगो कोमा स्केल। अच्छा अच्छा, पाँव कहते हैं, ठीक है ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल। बच्चों ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है ना, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है जो क्या करता है बच्चों? हमारे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को बता सकता है कि हाँ भाई कितना न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है। ठीक है। तो बच्चों ग्लासगो कोमा स्केल जो है ना, इसके हाईएस्ट नंबर तो है 15 और लोवेस्ट नंबर है इसके 3। ठीक है। हाईएस्ट नंबर कितने हैं इसके? हाईएस्ट नंबर तो है बच्चों 15 और लोवेस्ट स्कोर कितना है इसका? लोवेस्ट स्कोर है इसका 3। ठीक है। समझे आप? अगर बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, कितना है? हाईएस्ट तो होता है बच्चों 15 और लोवेस्ट होता है 3। इसके ना बच्चों 3 रिस्पॉन्स होते हैं इस ग्लास गोमा स्केल के। वो कौन से होते हैं? ईवीएम। ईवीएम कौन से होते हैं? ई से होगा आई ओपनिंग, वी से वर्बल रिस्पॉन्स। आई मतलब कि वो आंख खोल रहा है या नहीं खोल रहा है। वी से होगा वर्बल रिस्पॉन्स। सी से होगा मोटर रिस्पॉन्स, कि भाई उसके जो एक्शंस है वो कैसे हैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है। तो ये होता है बच्चों ग्लासगो कोमा स्केल। अगर बच्चों आपकी स्कोरिंग आ रही है 13 से 15 के बीच में तो ठीक है भाई, आपका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है ठीक है। अगर आपका आ रहा है 9 से 12 में तो आपको मीडियम मतलब मॉडरेट मॉडरेट स्कोरिंग आ जाती है यहाँ पे, कि वही आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अगर सीवियर है तो सीवियर में स्कोर आता है 3 से 8। 3 से 8 अगर आपकी स्कोरिंग है तो आप कोमा में हो। या फिर जिस पेशेंट की आप स्कोरिंग कर रहे हो अगर 3 से 8 आई है तो है सच्चाई ये है कि वो पेशेंट जो है वो कोमा में है। ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो किसके लिए यूज होता है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ फालोपियन ट्यूब। अगर बच्चों फालोपियन ट्यूब की, हाँ आई वर्बल मोटर, एकदम सही बोला है आपने। ठीक है, आई वर्बल मोटर। वर्बल का मतलब होता है कि भाई हम उसे बुला रहे हैं, वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इस टाइप से। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ फालोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज सल्फेंजाइटिस। अगर फालोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? फालोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बच्चों साल्फेंजाइटिस। ठीक है। अब बच्चों आपको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर हमें ओवुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है उसके लिए हमें टेस्ट करना है। या फिर मान के चलो मैं मतलब कि देखना चाहती हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है बॉडी में, मैं ये चेक करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा टेस्ट करूंगी? फर्न टेस्ट। कौन सा टेस्ट करूंगी मैं? फर्न टेस्ट करूंगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोसिलेक्टमी।
हाइड्रोसिलेक्टमी जो है वो किसके लिए यूज होती है? हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। हाइड्रोसिलेक्टमी जो है वो हाइड्रोसिल मतलब हाइड्रोसिलेक्टमी, हाइड्रोसिल रिमूवल, एक्टमी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल होना। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ रिमूव किया है। रिमूव क्या करेंगे हम? फ्लूइड को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे? फ्लूइड को रिमूव करेंगे। ठीक है। और जो अब उसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो मेल का जो यूरिथ्रा पार्ट होता है ना, उसके पास में बच्चों ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यूरिथ्रा के मतलब अराउंड, यूरिथ्रा के बाहर बाहर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बच्चों ये प्रेजेंट होती है। हाँ जी, फर्न टेस्ट आपने सही बोला। E4V5 M6, एम क्या लिखा है आपने? एम, अच्छा M5 लिखना था आपने। हाँ जी, आपने सही बोला। नहीं नहीं, ऐसे होएगा E4V5 M6 होएगा। M6 होता है, ठीक है। मतलब कि भाई आई आई के जो नंबर है वो हाईएस्ट कितने होते हैं? 4। वर्बल के हाईएस्ट नंबर कितने होते हैं? 5। और मोटर के हाईएस्ट रिस्पॉन्स होते हैं, नंबर होते हैं 6। 4 5 6 इनके हाईएस्ट नंबर होते हैं। ईवीएम के हाईएस्ट नंबर है 4 5 6। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है, हाँ सही बोला गायत्री आपने, करवा रखा होगा ना सर ने ये। नेक्स्ट है बच्चों गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया क्या होता है? मेल के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना। ठीक है। और बच्चों ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होती है वो वुमेन को कर करने को बोलते हैं अपने, वो वुमेन जो 30 साल से ऊपर की है, कि कहीं पे उनमें ब्रेस्ट कैंसर बनने के कोई चांस तो नहीं है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो कब करते हैं? जब पीरियड्स को मतलब कि पीरियड्स एंड हुई है ना, मतलब कि ब्लीडिंग खत्म हुई है, उसके 3 से लेकर 7वें दिन तक हम ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों हार्मोन बढ़ने की वजह से ना ब्रेस्ट जो होती है ना वो टेंडर हो जाती है। और जब बच्चों ओवुलेशन होती है ना तो ब्रेस्ट में भी थोड़ा बहुत टेंडरनेस देखने को मिलती है। ठीक है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो जब ब्रेस्ट जो है वो थोड़ी नॉर्मलाइज और सॉफ्ट होती है ना, उस टाइम पे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। वो कब होती है? जब पीरियड्स जो है एंड हुए हैं उसके 3 से 7वें दिन तक हम कर सकते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है ये हम कब करते हैं बच्चों? जब उम्र जो है वो 30 साल से ज्यादा होती है तब करते हैं। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन जो है वो किसके लिए करते हैं हम? वजाइना को एग्जामिन करने के लिए करते हैं। बीच में क्या करते हैं? जो वुमेन है, वुमेन पेशेंट है, उसके लेग्स स्प्रेड करते हैं अच्छे से, ताकि जो वजाइना है वो अच्छे से विजुअलाइज हो। और उन लेग्स को स्प्रेड करके लेग्स को ना, मतलब ये जो लेग्स जो है इनको मतलब बांध देते हैं। ठीक है। इसमें मतलब वो जो लेबर टेबल होती है उस पे आपने देखा होगा, वो लिथोटमी पोजीशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हेपारिन। हेपारिन जो है ना बच्चों, हेपारिन ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है भी, अपना ब्लड है। अपनी बॉडी में ब्लड, बाहर ब्लड आ जाता है तो वो जम जाता है। अपनी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? मतलब कि वो ऐसे मूवेबल कैसे रहता है? जम उसकी क्रस्ट क्यों नहीं बनती उसकी? तो वो क्यों नहीं बनती बच्चों? क्योंकि अपनी बॉडी में हेपारिन देखने को मिलता है। वो हेपारिन जो है इस ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। ठीक है। वो इस ब्लड को कोगुलेट यानी इकट्ठा नहीं होने देता है। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। इंटेलिजेंट हो गए तो ही पेपर क्लियर होएगा। इंटेलिजेंट तो बनना ही पड़ेगा सभी को। ऐसे थोड़ी है कि हम इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे, हम सबको स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा।
तो बच्चों जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको समझ तो आ रहा है ना? अच्छा है। कोई डाउट है इसमें से तो पूछ लो। अच्छा गायत्री, आप पूछ रहे हो नोसोकोमियल इन्फेक्शन 72 आवर्स के बाद में अराइज होता है या फिर 24 आवर्स के बारे में। तो बच्चों मैं आपको एक बार नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो मतलब पेशेंट को क्यों होता है, हॉस्पिटल की हॉस्पिटल में एडमिशन की वजह से होता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको मैं इसके बारे में और क्लियर कर देती हूँ नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। ये जो आपने बोला है ना कि हाँ मैडम ये 72 आवर्स के बाद में होता है या फिर 24 आवर्स के बाद में, तो बच्चों ये होता है 24 के बाद में। 24 आवर्स के बाद में जब भी किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद में 24 आवर्स तक अगर इन्फेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट की पॉइंट है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा क्या होता है? तो बच्चों स्क्लेरोडर्मा होता है हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ स्किन होना। स्किन जो है वो हार्ड हो जाएगी और स्किन जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, टाइट हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। ठीक है। और बाकी बच्चों ये जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है ना, इसका ये एक पॉइंट नहीं है, इसके 3-4 पॉइंट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के। वो मैं आपको ना क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ना वो 1952 में आया था। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1952 में आया था। अब मैं आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये इसके एक पॉइंट से नहीं है, इसकी 4-5 कंडीशंस है, वो मैं आपको सारी क्लियर कर दूंगी। स्क्लेरोडर्मा क्या होता है? स्क्लेरोडर्मा है बच्चों अपनी स्किन की टाइटनिंग होना और स्किन की हार्डनिंग होना। ये किस वजह से होती है? जब कनेक्टिव इशू में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों होडकिंस डिजीज। होडकिंस डिजीज जो है ना बच्चों, ये क्या है, एक लिम्फोमा है। लिम्फोमा का मतलब है लिम्फ नोड का कैंसर होना, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फ नोड के कैंसर को बच्चों हम लिम्फोमा बोलते हैं। तो होडकिन डिजीज जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा है। होडकिंस डिजीज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा। नॉन होडकिन और होडकिन दो टाइप है, तो इन दोनों में से जो मोस्ट कॉमन है, वो इन दोनों में से मोस्ट कॉमन है बच्चों होडकिंस। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो है, आपका इम्यूनिटी हो रखा है, आप मुझे ये बताओ, इम्यूनिटी हो रखा है क्या आपका इम्यूनिटी? कोई बात नहीं है बच्चों, फिर मैं आपको इम्यूनिटी समझा ही देती हूँ अच्छे से, अगर आपको नहीं आती है तो। इम्यूनिटी तो बच्चों आपको पता ही है क्या होता है। इम्यूनिटी होती है बच्चों रेजिस्टेंस पावर। जो रेजिस्टेंस पावर होती है अपनी बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब बच्चों इम्यूनिटी जो होती है ना, वो टू टाइप्स की होती है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक होती है नेचुरल, एक होती है एक्वायर्ड। नेचुरल के भी आगे दो पार्ट होते हैं। कौन से, एक सेकंड बच्चों मैं नोटबुक ले लेती हूँ मैं भी, क्योंकि ये चीज मेरे को भी थोड़ी लिखनी पड़ेगी। इम्यूनिटी जो है ना बच्चों, ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है नेचुरल, एक होती है एक्वायर्ड। अब नेचुरल और एक्वायर्ड दोनों के ही अलग अलग टाइप है। दोनों के टाइप है एक्टिव, दोनों के टाइप है पैसिव। मतलब कि नेचुरल में भी आगे एक्टिव आएगा, एक्वायर्ड में भी आगे एक्टिव आएगा। नेचुरल में भी पैसिव, एक्वायर्ड में भी पैसिव। आप भी बच्चों नोटबुक लेके नोट कर लेना एक बार। अब बच्चों बात आती है नेचुरल। आवाज आ रही है बच्चों आपको? आवाज आ रही है बच्चों आपको? आपकी कोई रिप्लाई नहीं आ रही। प्लीज मेरे को एक बार ये क्लियर कर दो कि वो है या नहीं है, बस सिर्फ इतना ही। नेचुरल को ना, ठीक है, नेचुरल को बच्चों ध्यान से सुनना। नेचुरल को ध्यान से सुनना। नेचुरल को ना, नेचुरल तो नेचुरली होता है, और जो एक्वायर्ड है ना उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्वायर्ड को हम आर्टिफिशियल भी बोल देते हैं। कोई चक्कर नहीं है इन दोनों के अंदर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब बात आती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। नेचुरल और एक्टिव, सुनो मेरी बात। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया है, स्मॉल पॉक्स, किसी को स्मॉल पॉक्स एक बार हो जाता है ना। अरे वो बच्चों थोड़ा सा मैं इधर हॉस्पिटल में बैठी हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा शोर आ रहा है। कोई ना बच्चों, आप मैनेज कर लो इस चीज को। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बच्चों बात आती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, अभी नेचुरली वो इम्यूनिटी आपकी डेवलप हुई है, और एक्टिव का मतलब है कि उसमें आपका इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व है। जहाँ पे एक्टिव वर्ड आ जाए वहां पे अपना इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। तो सुनो, आप गए स्मॉल पॉक्स के टच में, स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट के टच में, आपको भी स्मॉल पॉक्स हो गया। फिर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स होने के बाद में आप हो गए हो ठीक। तो उस टाइम, उसके बाद में आपको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब बच्चों बच्चों बात आती है नेक्स्ट, इसके बाद में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है। नेचुरल पैसिव, नेचुरल होती है जो, और जो हमें पैसिव मतलब इसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में। ये कौन सी होती है बच्चों? तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मम्मा जो है वो बेबी को अपना मिल्क पिलाती है, ठीक है।
मम्मा बेबी को अपना मिल्क पिलाती है, वो है नेचुरल पैसिव। अब बच्चों बात है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है। आर्टिफिशियल और एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल और एक्टिव, आर्टिफिशियल भाई हम खुद दे रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है, हम खुद दे रहे हैं और उसमें पर्सन का इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, इम्यून सिस्टम भी स्टिमुलेट होता है, तो वो है बच्चों वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरी एएनएम ने उसको बीसीजी लगा दी, बीसीजी लगाई उसने आर्टिफिशियल तरीके से जानबूझ के लगाई ताकि उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए, तो वो कैसी हुई, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हुई। अब है पैसिव और एक्वायर्ड या फिर पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कौन सी होती है, तो वो होती है बच्चों, जैसे मैंने किसी को डायरेक्ट इंजेक्शन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे दिए कि ये लो आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स ले लो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई ना बच्चों, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार, इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि इम्यूनिटी के बारे में। सुनो मेरी बात ध्यान से, इम्यूनिटी जो होती है ना बच्चों, एक होती है इनेट, ध्यान से सुनना, एक होती है बच्चों इनेट इम्यूनिटी, एक होती है जो हम एक्वायर्ड करते हैं वो वाली, एक होती है इनेट, इनेट तो होती है जो हमारी खुद की जन्मजात जो इम्यूनिटी है, कि भाई जैसे जन्मजात इम्यूनिटी की, जैसे मान के चलो जब हम छोटे होते हैं तो हमें इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं, जब हम एडल्ट होते हैं तो हमें इन्फेक्शन के कम चांसेस होते हैं, और जब बच्चों हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर से हमें दोबारा मतलब कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात वाली इम्यूनिटी, ठीक है। अब बच्चों अपने हैं, अपने को एंथ्रेक्स हो जाता है, पर जो भेड़ बकरियां हैं, गायें हैं, इन सबको एंथ्रेक्स नहीं होता है, ये अपनी जन्मजात की ही इम्यूनिटी है, ये अपनी पर्टिकुलर, जैसे ह्यूमंस है अपनी अलग है, जानवरों की अलग है, सभी की अलग है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों अब एक्वायर्ड के आगे दो टाइप थे, कौन से थे, एक्टिव और पैसिव, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। नेचुरल एक्टिव में था स्मॉल पॉक्स, पैसिव नेचुरल में था ब्रिस्ट मिल्क, और आर्टिफिशियल पैसिव में क्या आ रहा था, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या आया बच्चों, वैक्सीनेशन। क्या आपको ये क्लियर हुआ है, ये बताओ मेरे को। बताओ या मैं दोबारा बताऊं, दोबारा भी मैं बता सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोबारा ही बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नेहा कोई बात नहीं है, आप भी ध्यान से सुन लेना, आपको समझ आ गया है, मैं एक बार दोबारा बता दूंगी ना तो आपको इजी हो जाएगा। सुनो बच्चों ध्यान से सुनना, इम्यूनिटी का मतलब होता है ताकत, कि अपने किसी बाहरी ऑर्गेनिज्म से, हाँ मुझे पता लग गया कि आप सबको नहीं समझ आया था, क्योंकि तभी आप सबके कमेंट नहीं आ रहे थे इसीलिए। तो सुनना बच्चों ध्यान से, इम्यूनिटी जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। ध्यान से सुनना, मैंने ग्रुप में इसकी फोटो भी भेजी है, वो फोटो आप बाद में देख लेना, ठीक है। इनेट और एक्वायर्ड, इनेट तो वो होती है जो हमारी जन्मजात की जो इम्यूनिटी है, कि भाई अपने जो है चमड़ी के साथ पैदा हुए हैं, चमड़ी के साथ पैदा होने का अपना क्या फायदा हुआ है कि अपनी बॉडी को डायरेक्ट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म नहीं कर सकता है, अपने आंसू आ रहे हैं, ये अपनी नेचुरल इम्यूनिटी है कि भाई जो आंख में थोड़ा बहुत कचरा था वो हमारा आंसू के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इननेट को तो साइड ही कर दो, अब आप इननेट का कोई भी चक्कर नहीं है। अब आ जाओ दूसरी पे, एक्वायर्ड पे। एक्वायर्ड वो होती है कि जो हम अपनी जीवन के दौरान बाहर से लेते हैं, ठीक है, जो हमारे खुद की शरीर की नहीं थी पर हमें किसी ना किसी तरीके से हमें वो मिल गई, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड। इस एक्वायर्ड के बच्चों होते हैं दो टाइप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के होते हैं दो टाइप, ठीक है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव में तो जो क्या होएगा बच्चों, हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा, जो पैसिव है बच्चों वो हमें, इसमें हमारे इम्यून सिस्टम को कोई जोर नहीं आएगा पैसिव में,
हमारे इम्यून सिस्टम को कोई जोर नहीं आएगा, एक्टिव में हमारे इम्यून सिस्टम को जोर आएगा, इम्यून सिस्टम को काम करना पड़ेगा। तो अब है बच्चों नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। भी नेचुरली मिली, नेचुरली हुई भी, किसी ने दी नहीं, जानबूझ के कुछ भी नहीं किया हुआ, फिर भी हमारा और एक्टिव है, नेचुरल भी है और एक्टिव भी है। एक्टिव मतलब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया। अब बच्चों स्मॉल पॉक्स आप हो गया है किसी को, तो उसको क्या होगा, उसको नेचुरली हुआ वो, और उसके इम्यून सिस्टम को जोर भी आया कि हाँ भाई मेरे को इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनानी है, फिर आपको जिंदगी भर स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है बच्चों, मम्मा जो है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रही है, ठीक है, उस ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी की वजह से बच्चों बच्चा जो है वो सेफ रहता है, उसको कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। अब बच्चों एक्टिव मैंने आपको बता दी, नेचुरल बता दी मैंने आपको, एक्टिव भी और पैसिव भी। अब मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भाई जिसके लिए हम कुछ प्लान रच रहे हैं, हम खुद से आर्टिफिशियली दे रहे हैं। और इस आर्टिफिशियल में ना, आर्टिफिशियल में भी दो टाइप होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। आर्टिफिशियल में पैसिव कौन सा आएगा, पैसिव में क्या आएगा, पैसिव में ये है भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे हैं, हम किसी को डायरेक्ट ही इम्यूनिटी का इंजेक्शन दे रहे हैं कि ले भाई तू ये इम्यूनिटी ले ले, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन दे रहे हैं। और आर्टिफिशियल एक्टिव में कौन आएगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का बताती हूँ मैं आपको, क्लियर करती हूँ कि कोई आया, मैंने उसको बीसीजी का इंजेक्शन लगा दिया, बीसीजी का इंजेक्शन मैंने लगा दिया, तो ये मैंने आर्टिफिशियल तरीका था, अभी मैंने जानबूझ के उसको इंजेक्शन लगाया बीसीजी का। अब आर्टिफिशियल भी है, एक्टिव मैं इसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है वैक्सीनेशन देते ही, तभी बच्चे को बुखार चढ़ती है, बच्चे को ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है। अब आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप बताओ इम्यूनिटी के बारे में। बाकी बच्चों मैंने आपको पिक भेज दी है, अगर आप पिक देख लोगे ना तो आपके एक बार में ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बताओ बच्चों कोई डाउट है तो। अब बच्चों आप मेरे को एक बार सारी की सारी इम्यूनिटी लिख दो।